नमस्कार। समाजशास्त्र विषय की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना था इमाइल दुर्खिम की यांत्रिक एकता का सिद्धांत, और अभी हम जानेंगे सावयवी एकता। दुर्खिम ने दूसरे प्रकार की एकता बताई, वह सावयवी एकता है, जो कि यांत्रिक एकता से बिल्कुल विपरीत है। जैसे यांत्रिक एकता सरल आदिम समाजों में पाई जाती है, तो वहीं सावयवी एकता जटिल, विकसित, आधुनिक व प्रौद्योगिकी समाजों में विद्यमान है। जैसे नगर, महानगर, औद्योगिक केंद्र आदि में सावयवी केंद्र की एकता के मुख्य केंद्र हैं। इन समाजों के सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं तथा इस एकता के साथ प्रतिकारी कानून व्यवस्था देखने को मिलती है। इन समाजों में भिन्नता का कारण श्रम का विभाजन और श्रम का विशेषीकरण होना है। ये सावयवी एकता वाले समाज आकार में बड़े होते हैं तथा इनकी जनसंख्या व उनकी जनसंख्या का घनत्व यांत्रिक एकता वाले समाजों की तुलना में बहुत अधिक होता है और भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ये समाज अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। व्यक्तियों का स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, इससे इनमें सामूहिक भावना या सामूहिक चेतना आदि का प्रभाव कम हो जाता है और विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से परस्पर निर्भर एवं अंतर संबंधित होते हैं। दुर्खिम का मत है कि यांत्रिक एकता से सावयवी एकता का विकास क्रम, जब जनसंख्या बढ़ती है तो समाज के सदस्यों में श्रम का विभाजन होता है और श्रम विभाजन सदस्यों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है। श्रम विभाजन के फलस्वरूप विभिन्न कार्य अलग अलग रूप में गठित होते हैं। जो जिस कार्य को बार बार करता है तो वह उस कार्य को करने में दक्ष हो जाता है और उस समाज में कार्यों में विशेषीकरण का विकास होता है और वे सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के सदस्य एक दूसरे पर अंतर निर्भर होते हैं। इससे सभी व्यक्तियों की एक दूसरे पर अंतर निर्भरता बढ़ जाती है। दुर्खिम ने कहा कि यही निर्भरता सदस्यों को परस्पर एक दूसरे से सहयोग करने के लिए बाध्य करती है। ये सहयोग ही जटिल समाजों में सावयवी एकता उत्पन्न करने का मुख्य कारक है। जैसे ये विशिष्ट प्रकार की सावयवी एकता जटिल जीव प्राणियों के शरीर के विभिन्न अंगों में हमें देखने को मिलती है। जैसे जीवों के बने रहने तथा जीवित रहने के लिए उनके विभिन्न अंगों में श्रम का विभाजन, विशेषीकरण, अंतर्निर्भरता और सहयोग हमें देखने को मिलता है। जैसे शरीर के हमारे विभिन्न अंग आँख, नाक, कान, मुंह, पेट, सिर, फेफड़े, दिल, पैर आदि हमारे शरीर के विशिष्ट अंग अपना विशिष्ट कार्य करते हैं और संपूर्ण शरीर इन विभिन्न अंगों पर निर्भर रहता है। यदि इन अंगों में से कोई भी एक अंग कार्य करना बंद कर देता है तो उससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और ये सभी अंग एक दूसरे पर परस्पर रूप से आश्रित रहते हैं और यही सावयवी एकता कहलाती है। दुर्खिम उन समाजों की एकता को सावयवी एकता कहते हैं जिनमें श्रम का विभाजन, विशेषीकरण, निर्भरता एवं सहयोग के गुण मिलते हैं। सावयवी एकता की विशेषताएं। दुर्खिम ने सावयवी एकता की कई विशेषताएं बताई हैं जिनका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली विशेषता बताई कि मानव व्यवहार और मनोविज्ञान, दूसरी कानून, नैतिकता व सामाजिक नियंत्रण, तीसरी एकात्मकता व सामाजिक बंधन,
चौथी विशेषता बताइए, राजनीतिक शासन प्रणाली। पांचवी, आर्थिक संगठन। छठी, धर्म एवं विचारधारा। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। मानव व्यवहार और मनोविज्ञान। सावेवी एकता वाले जटिल समाजों में व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक एकरूपता का लोप हो जाता है और समाज के सदस्यों की व्यक्तिगता और विशेषता में वृद्धि हो जाती है। उनके विश्वास, धारणाएं, उनके मत, तरीके, उनकी पसंद, नैतिकता आदि में कम से कम समानता पाई जाती है। दुर्खिम के अनुसार इस व्यक्तिगता का कारण श्रम का विभाजीकरण है। श्रम के इस विशेषीकरण के कारण परंपराओं में कमी आ रही जाती है और व्यक्तियों की भूमिका तथा उनकी परिस्थिति के निर्धारण में आनुवंशिकता का महत्व बहुत कम हो जाता है और समाज में परिस्थिति प्रदत्त से अर्जित परिस्थिति में परिवर्तित हो जाती है। व्यवसाय और सामाजिक स्थिति पिता से पुत्र को हस्तांतरित करने तथा जाति के प्रतिबंधों में परिवर्तन हो जाता है। इसके कारण परंपरागत बंधन टूटते हैं और उनको तोड़ने में श्रम विभाजन एक सहायक कारक सिद्ध होता है। दूसरी विशेषता, कानून, नैतिकता और सामाजिक नियंत्रण। दुर्खिम का कहना है कि श्रम के विभाजन के प्रभाव से सार्वजनिक तथा सामान्य सामाजिक चेतना एवं सामाजिक अंतर्विवेक की एकरूपता में कमी आ जाती है, जिसके कारण आपराधिक क्रियाओं को अब समाज विरोधी नहीं माना जाकर केवल व्यक्ति की हानि समझा जाता है, जबकि यांत्रिक एकता में जो आपराधिक गतिविधियां हैं उनको समाज के विरोधी माना जाता है। समाज के सदस्यों में धार्मिक लक्षणों, उनके विचारों और विश्वासों में धीरे धीरे कमी आने लगती है तथा कानून में दमनात्मक लक्षणों के स्थान पर दिन प्रतिदिन उनकी कमी होती जाती है। अब संपूर्ण समूह में नैतिक अंतर्विवेक तथा चेतना को दंड के द्वारा पुनः स्थापित करने पर बल नहीं दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दमनात्मक दंड व्यवस्था में कमी आती है। अब अपराधी केवल हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति की हानि की पूर्ति करता है। सामाजिक नियंत्रण, सामूहिक उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं। इनकी कठोरता में धीरे धीरे कमी आने लगती है और इस परिवर्तन के फलस्वरूप केवल कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों के व्यक्ति ही के व्यवहार ही इसको निश्चित कर पाते हैं। अन्य क्षेत्रों में, विशेष रूप से निजी क्षेत्रों में, प्रत्येक सदस्य को इच्छा अनुसार व्यवहार करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपार वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप समझौते के कानून में वृद्धि हो जाती है और विभिन्न व्यक्ति परस्पर संबंधों को स्वतंत्र संविदा या समझौते के अनुसार स्थापित करते हैं। फिर तीसरी विशेषता आती है एकात्मकता एवं सामाजिक बंधन। दुर्खिम ने कहा कि सावेवी एकता वाले समाज में व्यक्तियों में एक रूपता व सजातीयता हमें देखने को मिलती है। इसलिए एकरूपता पर आधारित सामाजिक एकता तथा सामाजिक बंधन भी शिथिल हो जाते हैं, क्योंकि सावेवी एकता वाले समाजों में जो व्यक्तियों में जो एकरूपता और सजातीयता वह नहीं देखने को मिलती है। सामाजिक बंधनों की भूमिका में एकरूपता नहीं मिलती है, जिसके कारण समाज में विभिन्न बंधनों को निभाने की भूमिका को दूसरों से नहीं लेता, तो समाज में अव्यवस्था फैल सकती है और समूह की एकता नष्ट हो जाती है। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन ही वह नया बंधन है जो व्यक्तियों को इस एकता को बनाए रखने की भूमिका निभाता है। फिर आता है राजनीतिक शासन प्रणाली। सावेवी एकता वाले समाजों की ये विशेषता भी है कि इनमें राजनीतिक कार्यों का विशेषीकरण हो जाता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा विभिन्न
राजनीतिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। फिर आता है आर्थिक संगठन। साविवी एकता की विशेषता संभरणात्मक आर्थिकी अधिवेश में परिवर्तन भी होना है। अंतिम विशेषता धर्म एवं विचारधारा। श्रम विभाजन का प्रभाव धर्म तथा विचारधारा की अनेक विशेषताओं पर पड़ता है। इसमें अनेक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे बहुईश्वरवाद व एक ईश्वरवाद का संक्रमण हो जाता है। इन महानगरीय तथा जटिल समाजों में ईश्वर का व्यक्तिकरण तथा निजीकरण हो जाता है, जो धर्म का क्षेत्र भी लघु से वृहद हो जाता है एवं धर्म का सार्वभौमिकीकरण हो जाता है। जनजातीय समाजों में विद्यमान स्थानीय तथा जनजातीय व्यक्तिवाद की भावना का ह्रास होता है और समाज के स्थानीय धार्मिक विश्वासों के स्थान पर विश्ववाद एवं अंतर्राष्ट्रीयवाद की विचारधारा का विकास होता है। धन्यवाद।